फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धारा 118, धारा 119 को बहुत डिटेल के साथ करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन दोनों धाराओं को लेकर के। दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब दोस्तों बात करते हैं बीएनएस धारा 118 की, जो बात करती है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो दोस्तों, धारा का टाइटल है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। दोस्तों, खतरनाक आयुध या साधन सामान्य तौर पर वे होते हैं जिनके इस्तेमाल करने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती हो। जैसे आप मान के चलिए कि कोई भी धारदार हथियार एक खतरनाक आयुधों में आता है। आयुध का मतलब है दोस्तों हथियार। तो अब जो हमारा धारदार हथियार है वो खतरनाक आयुधों में आता है क्योंकि उसके इस्तेमाल करने से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। उपधारा 1, जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 में उपबंधित दशा के सिवाय असंवेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या संसारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों, हम इस धारा को डिटेल से समझते हैं कि भाई ये धारा क्या कहना चाहती है। देखिए, इसमें 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 बात करती है कि अगर आप खतरनाक आयुधों या साधनों से किसी को स्वेच्छा उपहति कारित करते हैं, इसमें बताया गया है जो कोई असंवेधन या काटने के, असन यानी बंदूक वगैरह से, फायर आर्म्स को असन बोला जाता है। वेधन में दोस्तों आपके चाकू वगैरह आ जाते हैं, यानी असन मीन्स जो फायर आर्म्स होते हैं, जैसे आपका बंदूक हो गया, रिवॉल्वर हो गया। और वेधन में आपका क्या आता है, चाकू, छुरी या काटने के किसी उपकरण द्वारा। तो इसमें काटने का कोई अन्य उपकरण हो जैसे तलवार वगैरह हो, या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा हथियार हो जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद अग्नि यानी आग द्वारा या किसी तप्त पदार्थ द्वारा। तप्त पदार्थ का मतलब है दोस्तों जो गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। जैसे किसी सरिये को बहुत ज्यादा गर्म करके और फिर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। जैसे आपने कोई सरिया है, उसको बहुत ज्यादा आपने गर्म कर दिया तो वो तप्त पदार्थ हो जाएगा। या जैसे कोई भी लोहे की कोई अन्य वस्तु है, आपने उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो वो भी तप्त पदार्थ हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष द्वारा। विष का मतलब है दोस्तों जहर वगैरह, जैसे कोई भी जहर होता है तो उस द्वारा, या किसी संसारक पदार्थ द्वारा। दोस्तों, संसारक पदार्थ का मतलब है कोई भी केमिकल वगैरह। बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो आदमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसा भी केमिकल है
वो भी इसमें शामिल किया गया है, जो आदमी की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। आगे लिखा हुआ है या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा। विस्फोटक पदार्थ का मतलब है दोस्तों किसी भी बारूद वगैरह के द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। भाई जैसे कोई गैस वगैरह है, जैसे बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं, तो उनका आदमी के सांस में जाना या मुंह के द्वारा जाना, और वो सांस या मुंह के द्वारा रक्त में भी कई बार पहुंच जाती है। तो कोई ऐसी चीज है जो मतलब कोई ऐसा केमिकल है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। या किसी जीव जंतु द्वारा। जीव जंतु का मतलब है भाई किसी पशु वगैरह द्वारा जो कोई स्वेच्छा प्रतिकारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की या 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोस्तों ये थी इसकी उपधारा 1। अब उपधारा 2 की बात करते हैं। तो उपधारा 2 में सिर्फ इतना बताया गया है कि जो साधन ऊपर बताए गए हैं, ये सारे साधन जिन पे रेड रेड मैंने यहाँ पे जो है मार्क किया गया है, ये सारे साधन अगर इनके द्वारा किसी व्यक्ति को स्वेच्छा घोर उपहति पहुंचती है तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी दोस्तों जो मैंने ये साधन ऊपर बताए गए हैं, उपधारा 1 में बताया गया है कि अगर आप इन साधनों का प्रयोग करके किसी को हल्की चोट कारित करते हैं यानी उपहति कारित करते हैं, तो भाई उसकी सजा तो है 3 साल तक की। अगर आप इन्हीं साधनों का प्रयोग करके और किसी व्यक्ति को स्वेच्छा घोर उपहति यानी गंभीर चोट कारित कर देते हैं, तो फिर आपकी सजा हो जाएगी या तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी या तो आजीवन कारावास या कम से कम 1 साल का कारावास या 1 साल से अधिक किंतु 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना यहां पर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गई आपकी धारा 118। अब बात करते हैं धारा 119 की। दोस्तों धारा 119 में भी 2 उपधाराएं हैं। सबसे पहले हम इसके टाइटल की बात करते हैं। तो धारा 119 का टाइटल कहता है कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। थोड़ा सा हम पहले इसके टाइटल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, संपत्ति उद्यापित का मतलब है किसी की संपत्ति को लेने के लिए, यानी किसी की संपत्ति को हासिल करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। तो यहां पर दोस्तों इसमें क्या कहता है ये उपधारा 1 में कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहर्त व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपहृत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यहां पर मैंने दोस्तों धारा को पढ़ दिया है। अब हम इस धारा को डिटेल में समझेंगे कि भाई ये धारा क्या कहना चाहती है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई इस प्रयोजन से, प्रयोजन क्या है, इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा यानी किसी व्यक्ति को हल्की चोट कारित करेगा कि उस व्यक्ति से यानी जिसको चोट पहुंच रही है या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से यानी उसके परिवार के किसी व्यक्ति से कोई
संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हासिल की जाए। मूल्यवान प्रतिभूति में दोस्तों ऐसा आता है जैसे जमीन के कागजात हो गए, मोटरसाइकिल के कागजात हो गए, यानी कोई भी ऐसी या तो संपत्ति हो, जैसे संपत्ति मीन्स पैसा वगैरह हो, या भाई मूल्यवान प्रतिभूति है कि चेक वगैरह, आप जबरदस्ती किसी से चेक पे साइन करवा ले। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। यहां मैं इसको थोड़ा सा नीचे यहां पे समझा देता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे ये ए नाम का एक व्यक्ति है और ये बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है, और ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को कहता है कि भाई या तो मुझे आप 500 रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपके साथ मारपीट करूंगा। अब बी मना करता है कि मैं आपको 500 रुपए नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति ये बी के साथ मारपीट करता है। तो ये क्या कर रहा है, बी से संपत्ति उद्यापित करने के लिए बी को उपहतिकारित कर रहा है। भाई संपत्ति हो गया 500 रुपए, और ए गया बी के पास, बी को कह रहा है कि आप मुझे 500 रुपए दो वरना मैं आपके साथ मारपीट करूंगा। बी मना कर देता है, ए ने बी के साथ मारपीट कर दी। तो क्या कह रहा है धारा का पहला पार्ट कि संपत्ति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छा उपहतिकारित करना। तो संपत्ति कौन सी थी, 500 रुपए। उद्यापित कौन करना चाहता था, ए करना चाहता था। मारपीट किसने करी, ए ने करी। तो ये धारा के पहले पार्ट में आ जाएगा, यानी संपत्ति उद्यापित करने के लिए स्वेच्छा उपहतिकारित कर दी ए ने बी को। अब मूल्यवान प्रतिभूति को समझते हैं। ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ये बी नाम के व्यक्ति के पास गया और बी नाम के व्यक्ति को जाके कहता है कि भाई जो तेरे पास चेक बुक रखी हुई है उसमें से मुझे 1000 रुपए का चेक दे दे उस पर साइन करके। बी मना करता है, ए क्या करता है, उसके साथ मारपीट करता है। तो ये मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने के लिए ए द्वारा बी के साथ क्या करी गई है, मारपीट करी गई है। तो धारा का पहला पार्ट यही कहता है। सामान्य सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, रंगदारी। रंगदारी का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके उससे पैसा ले लेना, या इसको सादी भाषा में कहते हैं हफ्ता वसूली। हफ्ता वसूली भी इसको सादी भाषा में बोला जाता है। आपने सुना होगा कई बार कि भाई वहां पे हफ्ता वसूली होती है या वहां पे रंगदारी मांगी जाती है। तो जो कोई रंगदारी मांगने के लिए या हफ्ता वसूली के लिए किसी को चोट पहुंचाएगा उस पर यह धारा लागू होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं धारा को। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब धारा को आगे पढ़ते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपहृत व्यक्ति को या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो, यहीं तक हम पहले पढ़ लेते हैं, या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो। तो दोस्तों आगे कह रहे कि जिसको चोट पहुंचाई जा रही है या तो उस व्यक्ति से या उसके परिवारजन के किसी व्यक्ति से कोई ऐसी बात करने के लिए मजबूर किया जाए जो अवैध हो। अवैध का मीन्स इलीगल, मतलब जो कोई जो है अपने आप में एक तरीके का अपराध हो। आगे कहते हैं जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो। तो इसमें भी दो चीजें कही गई है। देखिए इसको हम फिर जो है एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई ये ए नाम का एक व्यक्ति है और ये बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है। ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है और इससे कहता है कि देख भाई मुझे किसी के घर में चोरी करनी है और तू उसके घर की ताले की चाबी बना दे। ए बी से कह रहा है कि मुझे किसी के घर में चोरी करनी है और तू
उसके जो ताले की चाबी बना दे। बी एक चाबी बनाने वाला मिस्त्री है, तो बी मना कर देता है, तो ए क्या करता है, बी के साथ मारपीट करता है। तो ए क्या कर रहा है, किसी अपराध को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए बी से सहायता मांग रहा है और बी मना कर रहा है ये चीज, तो ए बी के साथ मारपीट कर रहा है। तो इसमें धारा में कहा गया है दोस्तों कि किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो। सुकर का मतलब है आसान होता हो। अब भाई देखिए, जैसे ए गया बी के पास, अब अगर बी ये चाबी बना के ए को दे दे तो ए के लिए तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। भाई ए जाएगा सीधा घर में और सामान उठा के और चलता बनेगा, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा चोरी करना। तो धारा में यही कहा गया है कि किसी अपराध को सुकर बनाने के लिए यानी आसान बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए मारपीट किया जाना। फिर इसमें दंड बताया गया है कि भाई 10 वर्ष तक का हो सकता है, प्लस जुर्माना भी होगा। ये इसमें यहां पे इसका दंड बताया गया है। तो दोस्तों अब इसका उपधारा 1 मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अब दोस्तों इसका हम उपधारा 2 को पढ़ेंगे। तो उपधारा 2 में कहा गया है कि जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए, यानी जो भी उपधारा 1 में चीजें बताई गई हैं, उपधारा 1 में क्या क्या बताया गया है कि भाई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या कोई अपराध सुकर बनाने के लिए मारपीट की जाए, तो उपधारा 1 में तो हल्की मारपीट के बारे में बताया गया है। फिर दोस्तों उपधारा 2 में बताया गया है गंभीर मारपीट, यानी जैसे ए बी के पास गया, ए नाम का एक व्यक्ति था और वो बी के पास गया, बी से उसने जाके कहा कि भाई या तो आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपके साथ मारपीट करूंगा। बी ने इसको पैसे देने से कर दिया मना। ए ने क्या किया, डंडा उठाया और बी के हाथ पर इतने जोर से मारा कि उसका हाथ टूट गया। अब हाथ का तोड़ना घोर उपहति की श्रेणी में आता है। तो इसने क्या कर दी, ए ने बी को स्वेच्छा घोर उपहति कारित कर दी। किस लिए, उससे 5,000 रुपए लेने के लिए। तो उपधारा 1 में बताया गया मकसद, क्या मकसद था, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हासिल की जाए। तो ए क्या करना चाहता था, बी से 5,000 रुपए हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने बी के हाथ पर डंडा मारा, बी का हाथ टूट गया और बी को क्या हो गई, बी को हो गई घोर उपहति, यानी हाथ का तोड़ना घोर उपहति की श्रेणी में आता है। तो उपधारा 2 में बताई गई है घोर उपहति के, अगर आप घोर उपहति कारित करेंगे ना, ऊपर बताई गई किसी भी बात को करने में, जैसे या तो संपत्ति हासिल करने में या कोई अवैध कार्य कराने के लिए जिससे किसी अपराध का करा जाना आसान हो जाए। इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई ए गया बी के पास, ए ने जाके बी को कहा कि जी आप एक ताले की चाबी बना दो उस व्यक्ति के घर के ताले की चाबी, और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपके साथ मारपीट करूंगा। बी ने मना कर दिया कि जी मैं किसी के ताले की चाबी नहीं बनाऊंगा और ये गलत चीज है। ए ने डंडा उठाया, बी के हाथ पे मार दिया, बी का हाथ टूट गया। तो ए ने क्या करा, घोर उपहति कारित करी। किस लिए करी, क्योंकि वो बी से अवैध कार्य कराना चाहता था जिससे चोरी करना आसान हो जाए ए के द्वारा। भाई अगर ए को किसी के घर की चाबी बी बना के दे देता तो ए के लिए तो बहुत आसान था चोरी करना, तो बी ने मना कर दिया, ए ने उसका हाथ तोड़ दिया डंडा मार के। तो ये क्या हुआ,
ये घोर विपत्ति हुई क्योंकि हाथ का तोड़ना घोर विपत्ति की श्रेणी में आता है। और हाथ किस लिए तोड़ा? ए ने, क्योंकि वो अवैध कार्य कराना चाहता था बी से। भाई किसी के घर की जो ताले की चाबी बनाना है चोरी करने के लिए, वो एक अवैध कार्य है, तो वो अवैध कार्य कराना चाहता था बी से। और क्यों कराना चाहता था? जिससे उसको अपराध करने में आसानी हो जाए, यानी उसका अपराध करना सुकर हो जाए। सुकर मीन्स आसानी हो जाए। तो अब इसके लिए सजा क्या है? अगर आप घोरोपति कारित करते हो ऐसी दशा में आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सजा बताई गई है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दोस्तों यहां पर किसी भांति के कारावास से मतलब है कि आपको दोनों कारावास दिए जा सकते हैं, साधारण कारावास भी और आपको सश्रम कारावास भी, यानी कठिन कारावास भी। दोस्तों कारावास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण कारावास। अब ये जो साधारण कारावास है ना, इसमें काम नहीं कराया जाता है जेल में। और ये जो कठिन कारावास होता है, दूसरे नंबर पे कठिन कारावास होता है। कठिन कारावास में जेल में बंद कैदियों से काम करवाया जाता है, इसीलिए इसको कठिन कारावास बोलते हैं। और इसको साधारण कारावास बोलते हैं। साधारण कारावास में काम नहीं कराया जाता जेल में, जबकि कठिन कारावास में जेल में कैदियों से काम कराया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको दोनों सेक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।